नमस्कार दोस्तों, हमारा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बताएंगे इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो बहुत ही कम लोगों को पता है, और इतिहास की यह जानकारी आपके किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा में आ सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोशल साइट पर शेयर करें और हमारा भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अंग्रेज़ों का भारत के प्रति व्यवहार। अंग्रेज़ों की वास्तव में फूट डालो राज करो की नीति तो थी ही, अपितु देश तोड़ो और राज करो की नीति भी रही थी। अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करते हुए कई बफर स्टेट बनाए, जिनमें अफगानिस्तान का नाम सर्वोपरि है। बफर स्टेट के नाम पर वास्तव में भारत के विभाजन की प्रक्रिया को ही अंग्रेजों ने बलवती किया था। रूसी व ब्रिटिश भारत के बीच हुई गंडामक संधि से अफगानिस्तान नाम के एक बफर स्टेट का जन्म हुआ था। उससे पहले मुस्लिम बहुल बने इस प्रांत को बचाए रखने के लिए हमारे हिंदू प्रतिहार शासकों ने लंबे समय तक संघर्ष किया था। जब तक हिंदू शासकों का बल काम करता रहा, तब तक इस प्रांत को अपने साथ बनाए रखने में वे सफल रहे। जैसे जैसे हमारे हिंदू शासकों का बल क्षीण होता चला गया, वैसे वैसे ही यह देश इस्लामिक संस्कृति के रंग में रंगता चला गया। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसे बड़ी सावधानी से भारत से अलग कर दिया। अब यह देश भी भारत के साथ मजहबी आधार पर शत्रुता का भाव रखता है। अफगानिस्तान की राजधानी और सबसे बड़ा नगर काबुल है। यहाँ की मुख्य भाषा फारसी पश्तो है। यह एक इस्लामिक गणराज्य है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 6,47,500 वर्ग किलोमीटर है और 2008 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 3,27,38,376 के करीब है। अब बात करते हैं भूटान की। पड़ोसी देश नेपाल के बारे में हम पूर्व में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने अपने स्वार्थों को साधने के दृष्टिकोण से प्राचीन काल से भारत का अभिन्न अंग रहे इस पहाड़ी प्रदेश को एक अलग देश की मान्यता दे दी थी। वास्तव में अंग्रेजों की सोच भारत के प्रति फूट डालो और राज करो की तो थी ही, अपितु तोड़ डालो और राज करो की नीति भी रही थी। यदि भारत की सेना में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का भाव पैदा न होता तो 1947 में भी बहुत संभव था कि अंग्रेज भारत को एक बार पुनः तोड़कर अर्थात पाकिस्तान बनाकर शेष भारत पर आज तक भी राज करते रहते। अंग्रेजों ने अपनी इसी तोड़ डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए भूटान को भी बड़ी सावधानी से भारत से अलग कर डाला था। इतिहास की यह घटना 1906 की है। उससे पहले भूटान नाम का कोई देश विश्व के मानचित्र पर नहीं था। भूटान की राजधानी थिम्पू है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 47,000 वर्ग किलोमीटर का है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 7 लाख के करीब है। उन्नीस 1914 में भारत की ब्रिटिश सरकार और चीन में हिमालय को बांटने की अवैज्ञानिक प्रक्रिया प्रारंभ की। अपने इस प्रयास को सिरे चढ़ाने के लिए तत्कालीन भारत की ब्रिटिश सरकार ने चीन के साथ एक समझौता किया था, जिसमें चीन को एक बफर स्टेट के रूप में मान्यता दी गई। इसी समय भारत और चीन की सीमा के निर्धारण के लिए मैकमोहन रेखा का काल्पनिक रूप से निर्माण किया गया। यह चीन आज तक स्वीकार नहीं करता। वास्तव में 1914 के इस मूर्खतापूर्ण समझौते का परिणाम यह हुआ कि कालांतर में चीन तिब्बत को हड़पने में सफल हो गया। अब बात आती है बर्मा देश की। भारत का एक अन्य पड़ोसी देश बर्मा भी है, जिसे म्यांमार भी कहा जाता है। म्यांमार और भारत के बहुत पुराने संबंध है। 1937 तक म्यांमार भी भारत का ही एक भाग रहा था। 1937 में अंग्रेजों ने बड़ी सावधानी से यहाँ भी अपनी तोड़ डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए भारत से सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से जुड़े रहे इस देश को अलग कर डालने का षड्यंत्र सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस देश के अधिकांश लोग बौद्ध धर्मावलंबी हैं। 1857 की क्रांति को अपने दमन चक्कर से कुचलने के पश्चात भारत के ब्रिटिश शासकों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भी अपनी कैद में डालकर इसी देश में रंगून ले जाकर निर्वासित कर दिया था। वहीं पर इस अंतिम मुगल बादशाह का देहांत हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेने और देश को क्रांतिकारी आंदोलन की ओर अग्रसर करने के अपराध में अंग्रेजों ने जब गिरफ्तार किया तो यही मांडले जेल में लाकर डाला था। इस प्रकार रंगून और मांडले की जेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी इतिहास को समेटने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
आज भारत में कितने लोग हैं जो फिल्मी गाने के इन शब्दों का अर्थ जानते हैं? मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। रंगून से उस समय कैसे टेलीफोन आते होंगे जब हमारे क्रांतिकारी वहाँ की जेलों में पड़े रहते होंगे। कम्युनिस्टों के द्वारा लिखे गए प्रचलित इतिहास से इस सच की जानकारी नहीं मिल सकती। यह एक अच्छी बात है कि म्यांमार की सरकार भी भारत के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने की पक्षधर रही है। इस देश से भारत की 2276 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। दोनों देशों की परस्पर समझदारी और एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की भावना के कारण इतनी लंबी सीमा पर कभी कोई किसी प्रकार का विवाद होने या सैनिक टकराव का समाचार पत्रों में नहीं मिलता है। बर्मा सार्क का भी सदस्य है। बर्मा का कुल क्षेत्रफल 6,76,578 वर्ग किलोमीटर का और 2005 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 5,51,09,000 है। 1991 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संधि हुई थी, जिसका दोनों देशों ने ईमानदारी से पालन किया था। 2014 में जब भारत में नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उस समय बर्मा की सरकार ने उग्रवादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का विश्वास भारत सरकार को दिया था। इस प्रकार उसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की एकता और अखंडता का सम्मान करता है। बर्मा भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक हिस्सा रहा है। इस दृष्टिकोण से भारत की सरकारों को अपनी विदेश नीति और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बर्मा को उसे देश का सम्मान देकर स्थान देना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से कहीं लाख गुना बेहतर हमारे लिए बर्मा देश है। यह एक अच्छी बात है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के कई प्रधानमंत्रियों ने बर्मा की यात्रा की और इस देश को भारत का विशेष मित्र होने का आभास कराया। 1987 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बर्मा के साथ भारत के विशेष संबंधों का एक नया अध्याय आरंभ किया था। उसके पश्चात वहां के राष्ट्रपति यू थीन सेन अक्टूबर 2011 में भारत आए थे। इसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी मई 2012 और फिर 2014 में बिस्मटेक की बैठक में भाग लेने के लिए मार्च में बर्मा की यात्रा की थी। उसके पश्चात भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी ने पड़ोसी पहल की अपनी विदेश नीति में बर्मा को विशेष स्थान दिया। उन्होंने वहां अपनी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को 2014 में 8 अगस्त से 11 अगस्त तक बर्मा की यात्रा पर भेजा था। वास्तव में अंग्रेजों ने अपना नौसैनिक बेड़ा बनाने और अपने समर्थक राज्य स्थापित करने के दृष्टिकोण से बर्मा और उसके साथ साथ श्रीलंका को भारत से इसलिए अलग किया था। 1937 में उन्होंने बर्मा को भारत से अलग किया तो उससे पहले 1911 में वह श्रीलंका को भी भारत से अलग कर चुके थे। इस तरह देश तोड़ते अंग्रेजों को फूल मालाओं से नहीं दौड़ा कर भारत से भगाना चाहिए था। अपनी क्रांतिकारी लेखनी के माध्यम से इतिहास के सत्य को अवगत कराने वाले बड़े भाई डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें भारत के सत्य इतिहास के बारे में समय समय पर बताकर हमें जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा भारत देश हित में अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।